हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में भी जान चुके हैं। चार्ज के सारे बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ दो चार्ज के बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में बताता है। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, चार्ज के बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में बताता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस चार्ज रिपेल करता है, प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस भी रिपेल करता है, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस भी रिपेल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि किस फोर्स से रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बारे में हमें कूलॉम्स लॉ से पता चलेगा, इसके बारे में हमें कूलॉम्स लॉ से पता चलेगा। मान लो हमने दो चार्ज लिया, एक लिया प्लस Q1, दूसरा चार्ज लिया प्लस Q2। दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस से हम R ले लिए। तो Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, सेम नेचर का है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के अलोंग लगेगा। जिस लाइन पर ये दोनों चार्ज होगा, उसी लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के अलोंग फोर्स लगेगा। Q2 Q1 के ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा। जिस लाइन ज्वाइनिंग पे ये दोनों चार्ज होगा, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा। तो लिख लो कि दिस फोर्स एक्ट्स along the center of line joining। ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के अलोंग लगेगा। ठीक, अब कूलॉम सर ने, कूलॉम चचा ने कहा कि ये जो F1, ये जो फोर्स है F1 ड्यू टू 2 या F2 ड्यू टू 1, दोनों ही बराबर है। ये जो फोर्स है F1 ड्यू टू 2 बराबर है F2 ड्यू टू 1 के। ये दोनों फोर्स बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन अलग है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मोड F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू F2 ड्यू टू 1 का मोड। F इज इक्वल टू F1 ड्यू टू 2 का मोड इज इक्वल टू F2 ड्यू टू 1 का मोड।
ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये जो F है फोर्स है, ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये जो फोर्स है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना छोटा चार्ज होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना छोटा चार्ज होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। ठीक है। और ये F दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों चार्ज को जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा, उतना ही कम इंटरेक्ट कर पाएगा, और जितना पास पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक। अब हमने दोनों को उठाया और लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से F का फॉर्मूला निकल के आया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक। अब ये K कहाँ से आया सर? तो प्रोपोर्शनल हटा इसलिए कांस्टेंट K आया, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आएगा। क्लियर। और ये K क्या है? K कांस्टेंट है, K हमारा कांस्टेंट है। K मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम। K मीडियम पे डिपेंड करता है। K का वैल्यू एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा फॉर वैक्यूम के लिए। एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए। वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चल के हम लोग K का वैल्यू पढ़ेंगे। K बराबर हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। रिलेटिव परमिटिविटी में हम लोग K बराबर पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसमें पढ़ेंगे इसको? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर परमिटिविटी में। परमिटिविटी में K बराबर हम लोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर हो गया? क्लियर है? छाप लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम। छाप लिए? मिटा दें? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो हमने फिर दो चार्ज लिया, एक लिया +Q1 और दूसरा चार्ज लिया +Q2। दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस इस बार हमने मोड R ले लिया। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा।
तो इस बार हम लोग कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग दो वेक्टर ले सकते हैं, एक ऐसे जब हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लें, फाइनल माइनस इनिशियल। और जब और एक ऐसे लेंगे, एक वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन का लेंगे। जब Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। Q1 से Q2 पर जाएंगे तो R2 माइनस R1, Q2 से Q1 पर जाएंगे तो R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम बात करें F1 ड्यू टू 2 की, तो F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए? वेक्टर के लिए हमें एक चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें वेक्टर, किसी चीज का वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, अब हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लेंगे। इस डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर भी लेंगे। हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर लेंगे। भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेंगे। ये इसका डायरेक्शन भी इधर का है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही का है। तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं? मान लो हम ए का अगर यूनिट वेक्टर लें तो कैसे लेंगे? वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ए, वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ए। तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा? R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का मोड, R1 माइनस R2 का मोड। क्लियर है यहाँ तक? तो F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा हमारा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। क्लियर? अब ये R1 माइनस R2 का मोड है क्या सर? ये R1 माइनस R2 का मोड क्या है? R1 माइनस R2 का मोड क्या है? ये मोड R के बराबर ही तो है। R1 माइनस R2 का मोड R के बराबर ही तो है। तो यहाँ से F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R2 के मोड का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि फोर्स F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। ये हमारा स्केलर फॉर्म हो गया। अब हमको चाहिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ए। उसी तरह हमने r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर निकाला, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट कर दिए। उसके बाद ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या है? ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर वेक्टर r के बराबर ही तो है। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर वेक्टर r के बराबर ही तो है। तो यहाँ पर स्क्वायर था, एक और आ गया, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, f2 ड्यू टू 1 कैसे हो, क्या निकलेगा? f2 ड्यू टू 1 बराबर क्या होगा? k q1 q2 बाय, इस बार 2 से 1 चले थे, इस बार 1 से 2 चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का फोर्स ले रहा है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी लेंगे हम। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मोड, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मोड का हल क्यों, इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर हुआ? छाप लो इसको, छाप लो। इसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। छाप लो। छाप लिए? दादा है? Limitations of Coulomb's law. Limitations of Coulomb's law. Coulomb's law के लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन ये है कि इसको हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं। इट इज वैलिड, it is valid only for point charge, for point charge। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसको एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगा सकते हैं। इट्स नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। इसको एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगा सकते। कूलॉम्स लॉ को सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड चार्ज पर नहीं लगा सकते हैं, मतलब बहुत बड़े चार्ज पर नहीं लगा सकते। अच्छा, जब दोनों ही चार्ज रेस्ट में होगा तो कूलॉम्स लॉ को लगा सकते हैं। इट इज वैलिड, वैलिड, ये वैलिड होगा जब बोथ चार्ज एट रेस्ट। ये वैलिड होगा जब दोनों चार्ज रेस्ट में होगा, तो ये वैलिड होगा, उस पर लगा सकते हैं। जब दोनों चार्ज मोशन में होगा तो इट्स नॉट वैलिड। जब दोनों चार्ज मोशन में होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, इसको नहीं लगा सकते हैं। बोथ चार्ज इन मोशन,
It is valid when both charge at rest. It is not valid when both charge and in motion. जब दोनों ही चार्ज मोशन में होगा तो इसको नहीं लगा सकते हैं, जब दोनों चार्ज रेस्ट में होगा तो इसको लगा सकते हैं। अच्छा, जब एक चार्ज रेस्ट में और एक मोशन में हो तब क्या कर सकते हैं? वन चार्ज एट रेस्ट, another charge या फिर वन चार्ज एंड वन चार्ज इन मोशन। जब एक चार्ज रेस्ट में होगा और एक मोशन में होगा तो ये वैलिड होगा, तब इसको लगा सकते हैं। कूलम्ब लॉ कब लगा सकते हैं? जब एक पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं। कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं। कूलम्ब लॉ बहुत बड़े चार्ज पे या एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगा सकते हैं। कूलम्ब लॉ जब दोनों चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको लगा सकते हैं, वो वैलिड होगा। जब दोनों चार्ज मोशन में होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, तब कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होगा, मतलब तब कूलम्ब लॉ को हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, जब एक चार्ज रेस्ट में होगा और एक चार्ज मोशन में होगा तब इसको लगा सकते हैं, तब ये वैलिड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है? छाप लो, छाप लिए। अच्छा, ये जो अभी हम पढ़े हैं कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत हद तक सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो कभी कभी बोर्ड्स वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कूलम्ब लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सिमिलरिटी between electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर होगा Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। दोनों फोर्स में क्या सिमिलरिटी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। सिमिलरिटी को पढ़ लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही फोर्स, बोथ फोर्स follows inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब जितना ज्यादा दूर दोनों चार्ज को जितना ज्यादा दूरी पर रखेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, उतना ही कम फोर्स लगेगा, उतना कम इंटरेक्ट कर पाएगा। जितना पास लाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। उसी तरह दोनों मास को भी जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना ही पास लाएंगे उतना ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दोनों फोर्स, बोथ फोर्स acts along the center of line joining।
दोनों ही फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के अलोंग लगेगा, दोनों ही फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के अलोंग लगेगा। ये हमारा दो सिमिलरिटी हो गया। अब इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करें, अगर डिफरेंस के बारे में बात करें, डिफरेंसेस क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। रिपल्सिव अच्छा, डिफरेंसेस में पहले ले लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला क्या होता है, रिपल्सिव होता है और अट्रैक्टिव होता है। रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट का वैल्यू होता है k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट होता है G = 6.672 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि इस पे पावर +9 है और इस पे पावर -9 है। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक? छाप लो इसको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स वगैरह। छाप लिए? मिटा दे? हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लो हमने दो चार्ज लिया Q1 Q2, तो Q2 पर क्या कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। तो सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अच्छा, अब मान लो हमने 3 चार्ज ले लिया, Q1 Q2 और Q3। अब Q2 पे कितना फोर्स हो? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। अब Q2 पर कितना फोर्स लगेगा? पहले Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज।
अब Q1 भी फोर्स लगाएगा Q2 पर, Q3 भी फोर्स लगाएगा Q2 पर। तो अब क्या होगा, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पर और Q3 जो फोर्स लगाएगा Q2 पर, उन दोनों फोर्स का हम वेक्टर सम कर लें। क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। मतलब पहले सिर्फ Q1 फोर्स लगा रहा था Q2 पर, अब Q1 भी लगा रहा है Q2 पर फोर्स और Q3 भी Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों के फोर्स का वेक्टर सम कर लेंगे तो Q2 पर नेट फोर्स क्या होगा, F1 ड्यू टू 2 प्लस F2 ड्यू टू थर्ड चार्ज। अच्छा, मान लो हमने चार्ज लिया यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Qnth चार्ज ले लिया हम। तो Qnth चार्ज पे कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन nth चार्ज, nth चार्ज पे कितना फोर्स होगा, एफ नेट भी बोलते हैं इसको, एफ नेट। हाँ, तो फोर्स ऑन nth चार्ज पे कितना, फोर्स ऑन nth चार्ज पे कितना फोर्स होगा, nth चार्ज पर कितना फोर्स होगा। तो nth चार्ज पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा। सबके फोर्स का हम वेक्टर सम कर लेंगे, सबके फोर्स का हम वेक्टर सम कर लेंगे। तो nth चार्ज पे टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स मिल जाएगा, निकल जाएगा। तो कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1th चार्ज। क्लियर है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो एक एग्जांपल लिए हम लोग। मान लो हमने Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया, Q3 चार्ज लिया, Q4 चार्ज लिया। अब ये बताओ कि Q3 पे कितना चार्ज होगा, Q3 पे F नेट ऑन Q3 या फिर फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा। Q1 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, Q4 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा। क्या होगा, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन या फिर Q3 तक ही रहने, फोर्स ऑन रहने देते हैं, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। मतलब सब इस पर फोर्स लगाएगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। सबका वेक्टर सम कर लेंगे तो एफ नेट निकल के आ जाएगा Q3 पर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और, ये Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो थर्ड चार्ज के आने की वजह से Q1 और Q2 के बीच के फोर्स में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा था अब भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। थर्ड चार्ज के आने की वजह से इन दोनों के फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरे चार्ज के आने की वजह से इन दोनों चार्ज के बीच कोई चेंजेस नहीं होगा। इन दोनों चार्ज के पवित्र रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। Q1 जो Q2 पे चार्ज लगा रहा था अब भी उतना ही चार्ज लगाएगा। Q3 के आ जाने की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट Q3 भी इसमें फोर्स लगाने लगेगा तो Q2 पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा।
बट Q1 और Q2 के बीच के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? छाप लो। इसके बाद इसका डिफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन, इन ए system of n charges, in a system of n charges, the total electrostatic force on any one charge, in a system of n charges, the total electrostatic force on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge. In a system of n charges, the total electrostatic force on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge. छाप लो। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। कल फिर आएंगे आपके लिए न्यू टॉपिक के साथ।